हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं आदर्श झा घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। अब से कुछ घंटे के बाद लगभग साफ हो जाएगा कि अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे या बाइडेन को अमेरिकी प्रेसिडेंट की कुर्सी मिलेगी। इस नतीजे पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन हमारा मुद्दा आज यह है कि दुनिया में सबसे पुराने लोकतंत्र वाले देश अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया से भारत को क्या सीखना चाहिए। क्या भारत में होने वाले चुनावों की कुछ बुराइयों को अमेरिका के इलेक्शन सिस्टम से सीखकर दूर किया जा सकता है? आज की हर रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर आप राष्ट्रहित में मतदान कीजिए। दो 244 साल पुराने लोकतंत्र वाले अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप बनेंगे या बाइडेन। जितनी दिलचस्पी दुनिया के लोगों को यह नतीजा जानने में है, उतनी ही दिलचस्प अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया भी है। क्या आपको लगता है जैसे भारत में वोटर जाते हैं मतदान केंद्र पर वोट दे आते हैं, ठीक उसी तरह अमेरिका में भी सिर्फ वोटिंग बूथ पर आकर वोट देने से चुनाव पूरा हो जाता है? तो अब आप अमेरिका की धरती से 322 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीर देखिए। ये वो स्पेस स्टेशन है जो पृथ्वी की कक्षा में 17,000 मील प्रति घंटे से चक्कर लगाता है। लेकिन इसका चुनाव से क्या रिश्ता? चुनाव में आपने कई बार सुना होगा कि एक वोट से हार जीत तय हुई। लोकतंत्र में किसी भी देश के हर नागरिक का वोट कीमती और जरूरी होता है। भारत का कोई नागरिक अंतरिक्ष में हो और भारत में चुनाव हो रहे हो तो वो वोट नहीं दे पाए। अमेरिकी नागरिक अंतरिक्ष में हो तब भी उसे वोट देने का अधिकार मिलता है। तभी तो अमेरिका में जब नागरिक जमीन पर वोट डाल रहे थे, तब अमेरिकी नागरिक केट रोबिन्स ने अंतरिक्ष से अपना वोट दिया। देखिए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के भीतर बाकायदा पोलिंग बूथ की तस्वीर अंतरिक्ष से ही केट रोबिन्स ने शेयर की। अमेरिका में अंतरिक्ष यात्री भी वोट दे सकते हैं। इसके लिए अभी से नहीं 23 साल पहले से ही कानून बन गया था। यानी अमेरिका में हर नागरिक के मताधिकार को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाती है। भारत में भी चुनाव आयोग, सरकारें, राजनीतिक दल अभियान चलाते हैं कि हर वोटर बाहर निकले और वोट डाले। लेकिन क्या यह संभव हो पाता है? जवाब है नहीं। बिहार चुनाव का उदाहरण लेकर समझते हैं। बिहार में पहले चरण में 2015 के मुकाबले 1.25% कम वोट पड़ा। 40 से 50% वोटर देश में पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनने के चुनाव में वोट देने नहीं आते। कारण कई हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 25% लोग वोटिंग के दिन अपने शहर, राज्य से बाहर होते हैं, जबकि 20% लोग चुनावी बूथ पर एक ही दिन वोटिंग होने के कारण भीड़ के नाम से वोट देने नहीं जाते। इसीलिए अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया को आज आप समझ लीजिए। जहां अमेरिका में 3 नवंबर को इलेक्शन डे था। इलेक्शन डे का मतलब वोटिंग डे नहीं, बल्कि वोटिंग की आखिरी तारीख होता है। अमेरिका में अगर कुल 23 करोड़ वोटर हैं, तो 10 करोड़ वोटर ने इलेक्शन डे से पहले ही वोट दे दिया, एक प्रक्रिया के तहत। अमेरिका में चुनाव की असली तारीख से पहले मतदान की सुविधा को अर्ली वोटिंग कहा जाता है। ये व्यवस्था इसीलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित कराया जा सके। कई लोग पोलिंग सेंटर में भीड़ से बचने के लिए भी अर्ली वोटिंग करते हैं। अर्ली वोटिंग के तरीके देखिए। इसमें चुनावी तारीख से पहले ही लोग जाकर व्यक्तिगत रूप से वोट डालते हैं, जिसमें इस बार 3 करोड़ 59 लाख लोगों ने पहले ही वोटिंग की। दूसरा तरीका है मेल बैलेट, जिसमें वोटर अपना मत कैद करके डाक के जरिए भेजते हैं। इस तरीके से सबसे ज्यादा
6,52,00,000 अमेरिकी नागरिकों ने वोटिंग से पहले मतदान किया। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसे तरीकों से अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा नागरिक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, तो क्या भारत में भी अमेरिका की तरह अर्ली वोटिंग के चलन को चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए? इसके फायदे और चुनौती को हमने चुनावी सिस्टम पर बारीक नजर रखने वाली संस्था एडीआर के संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोकर से आपके लिए पूछा है। तो ये जो सिस्टम अमेरिका में है, ये क्या इंडिया में लागू हो सकता है? मुझे लगता है कि ये सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है। अगर अमेरिका में 60 दिन समय देते हैं, हमें 60 दिन देने का जरूरत नहीं है। इंडिया में जो जरूरत है, जो पॉसिबल है, जो संभावना है, उसको सोच समझ के हम कर सकते हैं अर्ली वोटिंग, ताकि एक दिन या 2 दिन में जब वोटिंग होता है, लंबे लंबे लाइन लगते हैं, बहुत सारे मैन पावर लगता है, उसको आराम से हम इलेक्शन कर सकते हैं, तनाव कम हो जाएगा और सारे वोट्स आने के बाद उसको काउंट कर सकते हैं। फ़ायदा तो ये होता है कि वोटिंग वाले दिन भीड़ कम होती है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर लागू किया जाएगा तो जैसे चुनाव कराने की व्यवस्था करनी पड़ती है, ईवीएम लगाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, वहाँ इतने सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लगते हैं जितने यहाँ लगते हैं। वहाँ लोग आते हैं, वोट दे के चले जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो पूरा पैराफर्नेलिया चाहिए होता है, पोलिंग एजेंट होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, 4-6 लोगों के एक टीम होनी पड़ती है और फिर मशीनें होंगी, तो ये ज़रा मुश्किल है यहाँ। हालांकि फ़ायदा तो है लेकिन मुश्किल है। अमेरिकी चुनावी सिस्टम की दूसरी और बेहद दिलचस्प बात यह है कि अगर अर्ली वोटिंग में कोई मतदाता पहले मतदान कर चुका है तो उसे अपनी पसंद बदलने का मौका दोबारा भी मिलता है। अमेरिका के कई राज्यों में यह सुविधा दी जाती है कि पहले वोट के बाद आप वोट बदल सकते हैं। जैसे अमेरिका के विस्कॉन्सिन में मतदाता 3 बार अपना वोट बदल सकते हैं, जबकि कनेक्टिकट में वोटर को वोट बदलने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होती है, यानी कि मतदाता को पूरा मौका मिलता है कि वो अपना वोट बदल सके। देखिए, भारत के किसी राज्य में अगला विधानसभा चुनाव कब होगा या अगला लोकसभा चुनाव कब होगा, इसकी तारीख तय नहीं है। लेकिन अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनाव अब किस साल किस तारीख को होगा, इसकी तारीख तय रहती है। और चुनावी सिस्टम ऐसा कि अमेरिका में सरकार स्थायी बनती है, दल बदल करके सांसद विधायक तोड़कर सरकार बनाने गिराने की हालत बिल्कुल नहीं होती। सरकार बनाने, गिराने और बचाने के लिए विधायकों को बस में बैठाकर रिजॉर्ट में रुकाने वाली ऐसी तस्वीरें पिछले कई वर्षों से भारत के कई राज्यों में देखी जा रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अमेरिका में स्थायी सरकार बनती है। अमेरिका में दल बदल की नौबत नहीं आती। कैसे, सब जान लीजिए। ट्रंप जीते या बाइडेन, जीत निर्भर करती है राज्यों में चुने गए इलेक्टोरल की संख्या पर। इसे आप भारत और अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया के अंतर से जानिए। भारत में विधायक या सांसद जीतकर सीएम या पीएम चुनते हैं। अमेरिका में इलेक्टोरल की संख्या से राष्ट्रपति की कुर्सी तय होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे किसी राज्य में 50 इलेक्टोरल चुने जाने हैं, तो ट्रंप और बाइडेन की पार्टी अपनी अपनी 50-50 की लिस्ट जारी करेगी। लेकिन वोटर इन 50 लोगों के लिए अलग अलग वोट नहीं करते, बल्कि अमेरिकी इलेक्टोरल के चुनाव में लिस्ट सिस्टम होता है। मतदाता ट्रंप और बाइडेन की पार्टी की पूरी लिस्ट के लिए वोट करते हैं। यानी किसी राज्य में जीते इलेक्टोरल आधे एक पार्टी, आधे दूसरी पार्टी के नहीं होते। और इसके बाद इलेक्टोरल की संख्या के आधार पर जो अमेरिका में 270 का जादुई नंबर पा जाता है, वो राष्ट्रपति बनता है। लेकिन इसके बाद इलेक्टोरल चाहे तो भी अपने विचार बदल सकते हैं, पार्टी नहीं। जब पार्टी ही नहीं बदल सकते तो सरकार तो स्थायी ही रहेगी। एक बात और समझिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका में चुनावी सिस्टम भारत के मुकाबले बहुत अच्छा है। जैसे ट्रंप से ज्यादा वोट पाकर भी पिछली बार हिलरी क्लिंटन राष्ट्रपति नहीं बन पाई थी, क्योंकि इलेक्टोरल ट्रंप के पक्ष में ज्यादा थे। लेकिन लोकतंत्र में वोटर के हित में सरकारों, राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय करने की गुंजाइश जहां से मिले वहां से अपनानी चाहिए। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी चुनने में कोई भाई भतीजावाद, परिवारवाद की दखल बिल्कुल नहीं होती। और भारत में क्या होता है वो तो आप जानते ही।
2004 में राहुल गांधी पहली बार सांसद बने, घर की सीट से चुने गए और कुछ ही वर्ष के भीतर राहुल गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते पीएम मटेरियल बताकर पार्टी के भीतर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताए जाने लगे। लेकिन ये बात अमेरिका में संभव नहीं हो पाती। क्यों? भारत में अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये पार्टियों के कुछ लोग आपस में तय करते हैं। अमेरिका में 1970 से पहले बड़े नेता आपस में उम्मीदवारी तय कर लेते थे। अमेरिका में दरअसल उम्मीदवार पहले खड़ा होता है, अपने दल के लोगों से समर्थन मांगता है, अपने जैसे अन्य उम्मीदवारों से उसका मुकाबला होता है, प्राइमरीज होती हैं और उसके बाद राष्ट्रीय कन्वेंशन के जरिए कोई भी पार्टी राष्ट्रपति पद के अपने एक उम्मीदवार का ऐलान करती है। इसके लिए प्राइमरी और कॉकस सिस्टम है अमेरिका में। प्राइमरी प्रक्रिया के तहत पहले पार्टी के प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो आगे पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनते हैं। कॉकस सिस्टम में पार्टी के सदस्य आपस में मिलकर उम्मीदवारों पर चर्चा करके राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी तय करते हैं। अमेरिका में ये लीडर चुनने के लिए जो सिस्टम होता है वो कम से कम 1 साल लगता है उनको। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल निर्वाचन 1 साल का प्रक्रिया होता है, तो ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है। आम आदमी वहाँ पार्टिसिपेट करता है, ये बिल्कुल हाईली डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो इंडिया में भी अगर नेता को आम जनता चुने तो ये इंडिया का डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अभी पॉलिटिकल पार्टी में जो एलिट ग्रुप होते हैं, जो लीडर होते हैं या कोई पावरफुल फैमिली होते हैं, वो तय करते हैं किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो ये सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं होता, भारत और अमेरिका के चुनाव में एक और बहुत बड़ा फर्क है। भारत में कोई कितनी बार भी लगातार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही लगातार राष्ट्रपति बनने का मौका दिया जाता है। आप किसी भी पद पे 2 दफा रह लिए, उसके बाद आप वो पद छोड़िए, किसी और पद को ढूंढिए, और अगर कोई और पद आपको पसंद नहीं आता है, आपकी शान के खिलाफ है, तो आप छोड़ दीजिए। हर साल चुनाव आयोग पार्टियों से पूछता है, बताओ कितना चंदा मिला, कितना चुनाव में खर्च किया, और हर साल भारत में पता चलता है कि पार्टियों ने चुनावी चंदे पर पर्दा डाल रखा है। तो क्या अमेरिका वाला चुनाव सुधार भारत में इस मामले में भी जरूरी है? आज हर भ्रष्ट को मोदी से कष्ट है। भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने देश को कैसे तबाह करके रखा। राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, सामाजिक भ्रष्टाचार हो या व्यक्तिगत भ्रष्टाचार हो, जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश में हर तरह के भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हैं और ये तस्वीरें उन नोटों की हैं जो पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान वोट खरीदने के मकसद से देश के अलग अलग शहरों में पकड़े गए। जमीन पर बिखरे ये वो नोट हैं जिनका लालच देकर दावा है चुनावों के दौरान जमकर वोटर की कीमत आंकी जाती है। बोरी खुलती है तो नोट निकले, और ऐसी कई बोरियां 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनेताओं ने, कुछ दलों ने वोट के लिए खोली। तभी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 4000 करोड़ रुपए का कैश, शराब और ड्रग्स पकड़ा गया। भारत में वोट के लिए नोट कौन कहां ले जा रहा ये पता भी चल जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक दल चंदे वाले नोटों का जखीरा कहां किससे पाते हैं, इस पर पर्दा ही पड़ा रह जाता है। लेकिन अमेरिका के चुनाव में ऐसा नहीं होता। अमेरिका के चुनाव में पैसा तो भारत के चुनाव से कहीं ज्यादा खर्च होता है, लेकिन चुनावी फंडिंग भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा पारदर्शी पाई जाती है। कहा जाता है कि अमेरिका की 1% अमीर धनवान जनता ही अमेरिका में चुनाव का फंड नियंत्रित करती है। अमेरिकी कानून चुनाव के लिए उम्मीदवारों के खिलाफ या उनके पक्ष में काम करने वाली संस्थाओं को चंदा जुटाने की अनुमति देता है। चंदा जुटाने वाली संस्थाओं को पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी उम्मीदवार को कोई एक आदमी $2800 से ज्यादा का चंदा नहीं दे सकता। लेकिन भारत के मुकाबले माना जाता है कि अमेरिकी में चुनावी चंदे की प्रक्रिया ज्यादा साफ है।
भारत के मुकाबले में तो बहुत पारदर्शी है, लेकिन वहाँ भी पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, 2-3 साल हो गए, उसका नाम है सिटीजन्स यूनाइटेड। उसकी वजह से थोड़ी सी पारदर्शिता कम हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ तो फंडिंग बिल्कुल ही पारदर्शी नहीं है, कंप्लीटली छुपी हुई है। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं तो बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला जो मर्जी आप कर सकते हैं, किसी को पता नहीं लगता। बड़ी अजीब बात है कि खुल्लम खुल्ला आप करेंगे और पता किसी को नहीं लगेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा अजूबा चालू हुआ है और हो रहा है। अब उसको सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में सुनवाई करती नहीं है, तो अब उसकी वेट कर रहे हैं। देखिए, भारत में योग्यता से ज्यादा जाति, धर्म, कृपा के आधार पर मंत्री चुने जाते हैं। अमेरिका में मंत्री बनाने के लिए जरूरी नहीं वो संसद का ही सदस्य हो। अमेरिका में मंत्री बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो राजनीतिक दल का ही सदस्य हो। राष्ट्रपति अगर चाहे तो अमेरिका में विरोधी पार्टी के किसी एक्सपर्ट सदस्य को भी मंत्री बना सकते हैं। किसी को भी मंत्री बनाने के लिए बस संसद से इजाजत राष्ट्रपति को लेनी होती है। और अपने देश में ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है उसको आप बखूबी जानते हैं। और देखिए, कुछ देर पहले हमने वहां पे आपको बताया था कि कैसे उम्मीदवार चुने जाते हैं, उसमें परिवारवाद का रोल क्या होता है। और परिवारवाद से ही ये बात निकल कर आती है कि शायद आपको लगा होगा कि जॉर्ज बुश के घर से उनके बेटे भी प्रेसिडेंट बने थे और बिल क्लिंटन के घर से उनकी पत्नी हिलेरी भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी थी। लेकिन भारत के मुकाबले फर्क ये था कि वहां सिर्फ एक राष्ट्रपति के घर का होने से उम्मीदवारी या पद नहीं मिला था। ऐसा ही चुनाव सुधार भारत में भी जरूरी है, सिर्फ उम्मीदवार चुनने में नहीं बल्कि जनता के बीच मुद्दों पर बात करने के लिए भी। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। भारत के चुनाव में प्रधानमंत्री तक के खिलाफ विपक्ष के नेताओं की तरफ से अपशब्दों की बौछार आती रही है। ब्राह्मण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। लेकिन अमेरिका के चुनाव में ऐसे अपशब्दों की बाढ़ किसी भी नेता के खिलाफ नहीं आ सकती। थोड़ा बहुत जो तनातनी होती भी है वो कुछ इस तरह की। I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just want to make sure. You're the liar. I want to make sure. You ordered last and you'd last night first. भारत में कहीं भी कभी भी चुनाव होता है तो जनता के मुद्दों से ज्यादा भावनाओं के आधार पर वोट पाने वाले इमोशंस वाले मुद्दों को उभारा जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा पूरी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के बीच में मुद्दों पर ही डिबेट होती है। The final 2020 presidential debate between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. अमेरिका में एक यूनिट होती है कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट यानी सीपीडी। सीपीडी ही प्रेसिडेंशियल डिबेट को आयोजित करती है। सीपीडी ही प्रेसिडेंशियल डिबेट के मुद्दे और जगह तय करती है। इसी सीपीडी के तहत आयोजित प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप और बाइडेन आमने सामने हुए। जनता से जुड़े हुए 6 मुद्दे रखे गए। पहली डिबेट में थोड़ा टोका टाकी हुई तो आखिरी डिबेट में इसे भी रोकने के लिए सवाल जवाब के दौरान दूसरे उम्मीदवार का माइक बंद रखने का इंतजाम किया गया। 6 major topics at the beginning of each section. Each candidate will have 2 minutes uninterrupted to answer my first question. The debate commission will then turn on their microphone only when it is their turn to answer, and the commission will turn it off exactly when the